नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस सेशन में हम लोग कंप्लीट लूसेंट जीके कवर कर रहे हैं, जिसमें हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी कि विश्व भूगोल को कवर कर रहे हैं। उसका ये पार्ट 6 है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम लोग यहाँ से कवर करने वाले हैं एप्साइड रेखा से। इसके पहले जो भी चीज़ें हमने कवर किया है वो आपको सेपरेट प्लेलिस्ट मिल जाएगा चैनल पर, तो उसे ज़रूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग एप्साइड रेखा से डिस्कस करने वाले हैं, जानते हैं कि आखिर एप्साइड रेखा क्या होता है। तो अगर हम बात करें एप्साइड रेखा के बारे में, तो जो अपसौरिक, ठीक है, अपसौरिक और अपसौरिक, ठीक है, उपसौरिक और अपसौरिक जो है उसको मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा होता है। ठीक है, एप्साइड रेखा क्या होता है कि जो उपसौरिक हो गया और अपसौरिक, उनको मिलाने वाला एक काल्पनिक रेखा होता है जो सूर्य के केंद्र से गुजरता है। कहाँ से गुजरता है? तो सूर्य का जो केंद्र है यानी कि सेंटर ऑफ सन से वो गुजरता है, और उसे ही एप्साइड रेखा कहते हैं। और उसे क्या कहते हैं? एप्साइड रेखा कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे अक्षांश रेखा के बारे में, अक्षांश के बारे में बात किया गया है, जिसको हम लोग इंग्लिश में लेटीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? लेटीट्यूड। तो विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी स्थान की कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। ठीक है, तो अक्षांश के बारे में यहाँ पे बात हो रहा है कि अक्षांश आखिर क्या होता है। तो जो विषुवत वृत्त है, ठीक है, जो विषुवत वृत्त है, उससे उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी स्थान को की जो कोणीय दूरी है यानी कि जो एंगुलर डिस्टेंस है, उसको ही हम लोग अक्षांश कहते हैं। यह कोण पृथ्वी के केंद्र पर बनता है, और ये कहाँ पे बनता है? तो जो सेंटर ऑफ अर्थ है वहाँ पे ये कोण बनता है, और इसे विषुवत वृत्त से दोनों ओर अंशों पर मापा जाता है। और इसे किस तरह से नापा जाता है? तो जो विषुवत वृत्त है उसके दोनों ओर अंशों पर इसे मापा जाता है। विषुवत वृत्त 0 अंश के अक्षांश को प्रदर्शित करता है। जो विषुवत वृत्त है वो किस अंश के अक्षांश को प्रदर्शित करता है? तो 0 अंश, ठीक है, 0 अंश के अक्षांश को प्रदर्शित करता है। विषुवत वृत्त की उत्तरी एवं दक्षिणी दिशा में 1 डिग्री के अंतराल पर खींचे जाने पर 90 अक्षांश वृत्त होते हैं। ठीक है, अगर 1 डिग्री के अंतराल पर जो खींचा गया जाएगा तो वो 90 अंतराल वृत्त होंगे, यानी किसी भी स्थान का अक्षांश 90 डिग्री से अधिक नहीं हो सकता। यानी कि इसका मतलब ये बताया गया कि अगर कोई स्थान है तो अगर उसके अक्षांश की अगर हम बात करें तो वो 90 डिग्री ही होगा, उससे अधिक नहीं हो सकता। विषुवत वृत्त की उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध, ठीक है, तो जो विषुवत वृत्त है उसका जो उत्तरी भाग है, ठीक है, उसे उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो अक्षांश से आपको समझ में आ गया कि क्या होता है। यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई है, जैसे कि 1 अंश, ठीक है, यानी कि डिग्री, इसका मतलब हो गया 60 मिनट। ठीक है, 1 डिग्री में 60 मिनट होता है और 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। ठीक है, तो ये 1 डिग्री में कितना हो गया? 60 मिनट हो गया, जिसको ऐसे डिनोट करते हैं, और सेकेंड को डबल, इस तरह से डबल कोट होता है उससे डिनोट करते हैं। तो ये चीज़ क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम देखें तो नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया अक्षांश समांतर। ठीक है, तो हम लोग अभी अक्षांश के बारे में बात किए, अब अक्षांश समांतर यानी कि पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड के बारे में बात करेंगे। तो काल्पनिक रेखाओं का एक ऐसा समूह, जो ये अक्षांश समांतर की बात करें तो ये क्या है? काल्पनिक रेखाओं का एक ऐसा समूह है जो पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समांतर खींचा जाता है। तो ये क्या है? एक तरह का काल्पनिक रेखा है जो क्या होता है कि पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समांतर इसे खींचा जाता है। अक्षांश रेखा कहलाता है। तो इसको ही हम लोग क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं, अथवा भूमध्य रेखा के एक समान कोणीय दूरी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। तो ये इसका एक उदाहरण हो गया, ठीक है, सॉरी, इसका डिफिनेशन हो गया, इसका परिभाषा हो गया किसका? अक्षांश रेखा का, कि इसको डायरेक्ट बोल सकते हैं कि भूमध्य रेखा के एक समान कोणीय दूरी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। आप इसको थोड़ा इस तरह समझिएगा तो बेटर तरीके से समझ में आएगा। मान लीजिए कि ये हमारा पृथ्वी हो गया, ठीक है, तो आप इस पे देखते होंगे कुछ इस तरह से लाइन खींची गई होती है। ठीक है, इस तरह से लाइन खींचा गया रहता है, और उसके बाद से इस तरह से लाइन खींचा गया रहता है, इस तरह से जो लाइन खींचा गया रहता है। तो जो लेटा हुआ लाइन है उसे लेटीट्यूड कहते हैं, यानी कि जो इस तरह से लाइन खींचा गया है इसको ही लेटीट्यूड बोला जाता है। समझ गए? लेटा हुआ लाइन लेटीट्यूड हुआ। इस तरह आप आसानी से समझ में आपको आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया कि भूमध्य रेखा 0 डिग्री की अक्षांश रेखा है। जो भूमध्य रेखा है जिसको हम लोग इक्वेटर बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इक्वेटर बोलते हैं। जैसे कि जो पूरा पृथ्वी हो गया, तो जो इसके बीचों बीच से जो लाइन क्रॉस कर रहा है, जो एक काल्पनिक रेखा है, बीचों बीच से जो जाता है, इसको ही इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा कहा जाता है। वो 0 डिग्री की अक्षांश रेखा, कितने डिग्री की है? 0 डिग्री। इसको यहाँ पे हम लोग 0 डिग्री बोलते हैं। अतः इस पर स्थित सभी स्थानों का अक्षांश 0 होगा, और जो भी चीज मतलब
स्थान है जो 0 डिग्री पर है यानी कि इक्वेटर पे है यानी कि भूमध्य रेखा पे है, तो उसका अक्षांश कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित अक्षांश रेखाओं को उत्तरी अक्षांश रेखाएं और उसके दक्षिण में स्थित अक्षांश रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहते हैं। तो जो भूमध्य रेखा हो गया तो इसके ऊपर में क्या हो जाएगा, नॉर्थ पार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर जो हम लोग जाएंगे तो ये नॉर्थ पार्ट हो जाएगा यानी कि उत्तरी अक्षांश इसको बोलेंगे। और इसके नीचे अगर हम बात करें तो साउथ हो जाएगा, ठीक है, यानी कि दक्षिण हो जाएगा नीचे की तरफ, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दक्षिणी अक्षांश रेखा बोलेंगे, ठीक है। दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर होती है। और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो चीज़ यहाँ पे है ये यही है कि जो दो अक्षांश रेखाएं होगा, ठीक है, जो दो अक्षांश रेखाएं होगा यानी कि मान लीजिए कि एक रेखा ये हो गया और एक रेखा ये हो गया, तो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस आपको दिख रहा है थोड़ा सा बड़ा करके दिखा दे रहा है। मान लीजिए कि ये हो गया और ये भूमध्य रेखा हो गया, ठीक है, और फिर एक अक्षांश रेखा हो गया, फिर एक अक्षांश रेखा हो गया, तो इन दोनों के बीच में जो यहाँ पे दूरी दिख रहा है इसका डिस्टेंस कितना होता है, तो 111 किलोमीटर, ठीक है। कितना होता है, 111 किलोमीटर। ये चीज़ क्लियर हो गया। चलिए इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं ताकि चीज़ें क्लियर दिखे आपको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक नोट दिया गया है, नोट को समझते हैं कि इसमें क्या बताया गया है, क्या समझाया गया है। तो नोट की अगर हम बात करें तो नोट में दिया गया है यदि अक्षांश समांतरों को 1 डिग्री के अंतराल पर खींचते हैं तो उत्तरी एवं दक्षिणी दोनों गोलार्ध में 89 अक्षांश समांतर होंगे, ठीक है। क्या कहा गया कि जो अक्षांश समांतर है उसको 1 डिग्री के अंतराल पर अगर हम खींचेंगे तो क्या होगा कि जो उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्ध में कितना का समांतर होगा, तो 89 अक्षांशों का समांतर होगा। इस प्रकार विषुवत को लेकर अक्षांश समांतरों की कुल संख्या 189 हो जाएगा। तो ये भी डायरेक्ट नंबर पूछा जाता है कि जो मतलब विषुवत वृत्त है उसको लेकर जो भी अक्षांश समांतर है उसकी कुल संख्या कितना हो जाएगा, तो 179 हो जाएगा, 179 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट दिया गया कि भूमध्य रेखा के ऊपर से 23.5 डिग्री अक्षांशों को कर्क रेखा और दक्षिण में 23.5 डिग्री अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। तो कर्क रेखा और मकर रेखा में आपको अंतर पता होना चाहिए कि जो उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश होता है उसको कर्क रेखा बोला जाता है, और वही अगर हम दक्षिण में बात करें यानी कि साउथ में तो उसको मकर रेखा कहा जाता है, ठीक है। तो ऊपर वाला जो लाइन होता है, ठीक है, 23.5 डिग्री का, उसको क्या बोलते हैं, कर्क रेखा बोलते हैं, और नीचे वाले को मकर रेखा बोलते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। कर्क रेखा मकर रेखा में बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको अंतर नहीं पता होता है, तो यही चीज़ें आपको याद रखना कि एक उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और एक दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया गया कि भूमध्य रेखा के उत्तर में 66.5 डिग्री अक्षांश को आर्कटिक वृत्त और दक्षिण में 66.5 डिग्री अक्षांश को अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं, ठीक है। तो एक को आर्कटिक सर्कल बोलते हैं जो कि उत्तर में स्थित है, और जो दक्षिण में स्थित है उसको अंटार्कटिक सर्कल बोलते हैं यानी कि अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। अब दिया गया यहाँ पे कर्क रेखा निम्न देशों से होकर गुजरती है, तो डायरेक्ट आपको ऑप्शन दे देता है कि किन देशों से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है। इस तरह का क्वेश्चन आपको दे देता है एग्जाम में, और उसमें ऑप्शन दे देगा, इसमें से 3 दे देगा और एक ऐसा देश दे देगा जिससे होकर नहीं गुजरता है, फिर आप वहाँ पे जाके फंस जाते हो, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना है इसको, आप जैसे भी याद कर लें, रट्टा मार लें तो ही बेहतर है। तो बताते हैं कि कौन कौन सा देश है जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो सबसे पहले यहाँ पे ताइवान हो गया, चीन हो गया, म्यांमार हो गया, बांग्लादेश हो गया और भारत हो गया। भारत में अगर हम आपसे सवाल पूछें कि भारत के किन किन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से लिख दीजिए। देखते हैं कि कौन कौन से स्टूडेंट हैं जिन्हें पता है कि भारत के कितने राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है और वो राज्य कौन कौन से। क्योंकि जो यहाँ पे सीधे आपको देश का नाम बताया गया, हम डायरेक्ट अपने देश के बारे में भी पूछ लेगा कि कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है। उसके अलावा भारत के अलावा ओमान हो गया, संयुक्त अरब इमारात हो गया, ठीक है, सऊदी अरब हो गया, मिस्र हो गया, लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया, माली, मॉरिटानिया, पश्चिम सहारा, बहामास और मैक्सिको। तो ये सारे ऐसे देश हैं जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो इसके अलावा कोई भी देश का नाम दे देगा ऑप्शन में एक एक्स्ट्रा, और आपसे पूछ लेगा कि इनमें से किन राज्यों से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरता है। तो वहाँ पे स्टूडेंट गलती कर देते हैं, उनको पहले जो भी दिखेगा गुजरता है वही टिक मार के आ जाते हैं, नहीं को वो मिस कर देते हैं और उस वजह से उनका एक क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो थोड़ा सा जब भी एग्ज़ाम आप दे रहे होते हैं उस समय आपको फोकस करके ही एग्ज़ाम देना होता है, ताकि कोई भी चीज़ मिसअंडरस्टैंड ना हो और उसको गलत करके नहीं आए। अगला अगर हम बात करें कि मकर रेखा के बारे में, तो जो मकर रेखा है वो किन किन देशों से होकर गुजरता है, चलिए इसको देखते हैं। तो चिली हो गया, अर्जेंटीना हो गया, पराग्वे हो गया, ब्राज़ील, नामीबिया
बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया। तो ये सारे ऐसे देश हैं, ठीक है। चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया, इन सारे देशों से होकर मकर रेखा गुजरती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे विषुवत रेखा के बारे में दिया गया है कि ये जो विषुवत रेखा है ये किन किन राज्यों से किन किन देशों से होकर गुजरता है। राज्य के बारे में तो यहाँ पे बात नहीं हो रहा है, देश के बारे में बात हो रहा है। तो दिया गया है कि इक्वाडोर हो गया, कोलंबिया हो गया, ब्राज़ील, गैबोन, कांगो, जो कांगो गणराज्य है, ठीक है। उसके अलावा लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य हो गया, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया और किरीबाती। ये सारे ऐसे देश हैं जिनसे होकर विषुवत रेखा गुजरता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या क्या चीज़ सीखे कि कर्क रेखा किन किन देशों से होकर गुजरता है, उसके अलावा मकर रेखा किन किन देशों से होकर गुजरता है, फिर हमने पढ़ा कि जो विषुवत रेखा होता है वो किन किन देशों से होकर गुजरता है। और हमने आपसे एक सवाल भी पूछा, सवाल ये था कि जो हमारा देश है भारत, इसमें से होकर कर्क रेखा गुजरता है। तो अगर भारत से होकर गुजरता है तो जाहिर सी बात है कि ये जो कर्क रेखा है किसी न किसी राज्य को टच करती होगी। तो सवाल ये था कि किन किन राज्यों को टच करती है, नंबर ऑफ स्टेट्स बताना है और उन राज्यों का नाम। कमेंट सेक्शन में देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट है जो अपने एग्जाम को लेकर फोकस्ड है, डिटरमाइंड है और वो हर क्वेश्चन का आंसर दे रहा है और ध्यान से किसी भी क्लास को कर रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम देखें तो देशांतर के बारे में अब हमें पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए देशांतर के बारे में डिस्कस करते हैं कि आखिर ये देशांतर, जिसको हम लोग लॉन्गिट्यूड के नाम से जानते हैं इंग्लिश में, तो ये क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में समझेंगे और एक एक पॉइंट को अच्छे से क्लियर करते चलेंगे। तो अगर हम बात करें देशांतर के बारे में, तो जो ग्रीनविच रेखा से किसी स्थान की कोणात्मक दूरी को उस स्थान का देशांतर कहते हैं। तो जो ग्रीनविच रेखा है, ठीक है, जो ग्रीनविच लाइन है, उससे किसी स्थान का जो कोणात्मक दूरी है, ठीक है, जो एंगुलर डिस्टेंस है, उस स्थान का उसे देशांतर कहते हैं। या फिर उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। तो जो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव है, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको एक पिक्चर बना कर दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा अर्थ हो गया, ठीक है, ये हमारा अर्थ हो गया। अब इसको मिलाने वाला रेखा देशांतर के बारे में हम बात करें तो इसके बीचों बीच होकर कौन सा लाइन पास करता है, तो ये हो गया इक्वेटर, ठीक है। ये क्या हो गया, इक्वेटर हो गया। इसके जो ऊपर ऊपर जो लाइन जाता है, ये ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे, इसको हम लोग लेटीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। ये दो चीज़ क्लियर हो गया। इसके अलावा फिर यहाँ से यहाँ, ये हो गया हमारा नॉर्थ पोल, ठीक है, ये हो गया हमारा साउथ पोल, यानी कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। तो यह हो गया हमारा उत्तरी ध्रुव, ठीक है, गोलार्ध नहीं, उत्तरी ध्रुव इसको बोलेंगे, पोल यानी कि ध्रुव होता है। तो इसको देखिए, यहाँ से जो इस तरह से मिलाने वाला जो रेखा होता है, काल्पनिक रेखा, इस तरह से आके यहाँ पे मिलाता है, ठीक है। अबे यार, एक मिनट, हम्म, इसको इस तरह से मिलाया जाता है, ठीक है। ये आके इस तरह से मिलता है, ठीक है, ये इस तरह से आके मिलता है। इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं देशांतर यानी कि लॉन्गिट्यूड, ठीक है, इसको लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। समझ में आ गया, पिक्चर के थ्रू आपको अच्छे से समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम देखें तो दिया गया है कि देशांतर रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। और ये जो देशांतर रेखा है, जो भी रेखा है, सबका जो लंबाई है वो क्या होता है, बराबर होता है। ये रेखाएं समांतर नहीं होती है। समांतर किसको बोलते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि ये लाइन है, तो ये जो यहाँ से खींच दिए तो हर जगह इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम होगा। अगर आपको डेली लाइफ एग्जांपल की बात कर क्या बात बताए तो वो आपका जो रेलवे ट्रैक होता है, ठीक है, जो रेलवे ट्रैक होता है सेम इसी तरह से होता है और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है हमेशा इक्वल होता है। इसको समांतर बोला जाता है, ठीक है, पैरेलल बोला जाता है। तो देशांतर जो होता है वो पैरेलल नहीं होता है, ठीक है, ये समांतर नहीं होता है क्योंकि ये इस तरह से आके मिला होता है, ठीक है, इस तरह से आके मिला होता है। तो ये पैरेलल कहाँ से हो गया, यहाँ पे इसका डिस्टेंस कम हो गया, यहाँ पे कम हो गया और यहाँ पे बीचों बीच इसका डिस्टेंस ज़्यादा हो गया। जबकि वही अगर लॉन्ग लेटीट्यूड की बात करें तो वो पैरेलल होता है, ठीक है, वो क्या होता है, समांतर होता है। ये चीज़ क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम देखें तो दिया गया कि ये रेखाएं उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव पर एक बिंदु पर मिल जाती है, ठीक है। तो ये जो रेखाएं है क्या होती है कि उत्तरी और तथा दक्षिणी ध्रुव पर एक बिंदु पर मिल जाती है, यानी कि ये जाके सेम पॉइंट पर क्या होता है, मिल जाता है। इसके लिए देखते हैं इसमें कोई ना कोई पिक्चर दिया होगा। फिलहाल तो अभी यहाँ तक कोई पिक्चर नहीं दिया गया है।
लेकिन हम आपको समझा दे रहे हैं जिस तरह से खुद से बना के, तो आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। चलिए कोई नहीं। तो ये क्या होता है कि एक बिंदु पर मिल जाता है। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतरों के बीच की दूरी बढ़ती जाती है। और जैसे ही हम ध्रुव, यानी कि ध्रुव किसको बोलते हैं, पोल को बोलते हैं, ठीक है। पोल को हम लोग क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। और पोल होता क्या है, तो ये जो ऊपर वाला पॉइंट हो गया यानी कि नॉर्थ वाला, और ये साउथ वाला, इसको पोल बोलते हैं। तो यहाँ से जब हम बढ़ेंगे तो मान लीजिए कि इस तरह हम बढ़ते आए यहाँ तक, फिर यहाँ पे आके मैच कर गया, फिर इसी तरह इधर से ये लाइन है आके यहाँ पे मैच कर गया। तो यहाँ पे दूरी क्या था, यहाँ पे जो दूरी था कम था, फिर आगे बढ़े ज़्यादा हुआ, आगे बढ़े ज़्यादा हुआ, फिर आगे बढ़े ज़्यादा हुआ, यहाँ पे सबसे ज़्यादा हो गया इक्वेटर पे, फिर कम हुआ कम हुआ कम हुआ, और आके एक ही बिंदु पे क्या हुआ, मिल गया। तो यही चीज़ यहाँ पे बता रहा है, जो चीज़ आपको क्लियर समझ में आ गया होगा इस पिक्चर के थ्रू। तो चलिए इसको क्लियर कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया गया है कि तथा विषुवत रेखा पर इसके बीच की दूरी अधिकतम होती है, ठीक है। विषुवत रेखा जो होता है उस पे इसके बीच की दूरी कितना होता है, सबसे ज़्यादा होता है, और 111.32 किलोमीटर होता है इनके बीच की दूरी। देशांतर रेखाओं को एक समान होने के कारण इसकी गणना में कठिनाई होती है। तो जो देशांतर रेखा होता है वो एक समान होता है, ठीक है। इस वजह से इसको गिनती करने में कठिनाई होती है। इसलिए सभी देशों में सर्वसम्मति से एक निश्चित किया गया कि ग्रीनविच वेधशाला से गुजरने वाली देशांतर रेखाओं की गणना शुरू की जानी चाहिए। अतः हमें इसे हम प्रधान मध्य रेखा कहते हैं, ठीक है। तो जो इसको सीधा सा बात है कि इसको काउंट करने में प्रॉब्लम हो रहा था, इस वजह से इसे क्या किया गया कि सब किसी के सहमति से, सब किसी के एग्रीमेंट से, जो ग्रीनविच वेधशाला से गुजरने वाली जो देशांतर रेखा है उससे गणना शुरू की जानी चाहिए, ये चीज़ डिसाइड किया गया। और इसलिए इसे हम प्रधान मध्य रेखा कहते हैं। इस देशांतर का मान 0 डिग्री है, और उसको ही प्राइम मेरिडियन आप नाम सुने होंगे ऐसे बचपन में जब आप पढ़ रहे होंगे। तो उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन, जिसका जो वैल्यू क्या होता है, 0 डिग्री होता है, ठीक है। वो 0 डिग्री पे स्थित है। इससे हम 180 डिग्री पूर्व तथा 180 डिग्री पश्चिम देशांतर की गणना करते हैं। तो जो मान लीजिए कि ये हमारा पृथ्वी हो गया, ये मान लीजिए कि बीच वाला हो गया, ठीक है। तो इसको 0 डिग्री बोलेंगे। इस अगर इधर जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे, पूर्व और पश्चिम, इधर वेस्ट, ठीक है, और इधर ईस्ट हो गया, ठीक है। इधर ईस्ट होता है मैप में, इसी तरह होता है, इधर वेस्ट और इधर ईस्ट। तो इधर जाएंगे और इधर जाएंगे तो दोनों तरफ क्या होगा, 180 डिग्री 180 डिग्री मेजर होगा। प्रधान मध्य रेखा की बाईं ओर रेखा है पश्चिम देशांतर, और दाहिनी ओर रेखा है पूर्वी देशांतर कहलाती है। तो जो दाहिनी ओर हो गया आपके राइट साइड, उसे पूर्वी बोलेंगे यानी कि ईस्ट वाला हो जाएगा, और वेस्ट वाला पश्चिम यानी कि बाएं तरफ हो जाएगा। यह क्रमशः पश्चिम गोलार्ध एवं पूर्वी गोलार्ध कहलाते हैं, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध कहते हैं, ठीक है। जो बीच से अगर उस लाइन को काट रहा है तो उसको हम लोग दो गोलार्ध में बांट देते हैं, एक पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध। 180 डिग्री पूर्व तथा 180 डिग्री पश्चिम देशांतर एक ही रेखा है, ठीक है। अगर हम बात करें 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम, तो ये जो दोनों लाइन है वो एक ही लाइन है, दोनों तरफ से देखा गया, इस वजह से ये एक ही लाइन है। गोलाकार होने के कारण पृथ्वी 24 घंटा में 360 डिग्री घूम जाती है। जो पृथ्वी है वो क्या होता है, गोलाकार है, सबको पता है। इस वजह से 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है। अतः 1 डिग्री देशांतर को की दूरी तय करने में पृथ्वी को 4 मिनट लगता है। यानी कि जो सीधा सा समझिए कि 360 डिग्री किसको बोलते हैं, जो एक बार पूरा इस तरह से रोटेशन कंप्लीट कर लिया, 360 डिग्री हो गया, ये 24 घंटा में तय करता है। तो इसका मतलब सीधे हुआ कि 4 मिनट में 1 डिग्री, ठीक है, 4 मिनट में 1 डिग्री दूरी तय करता है देशांतर के। इससे आप बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ये याद रखिएगा कि एक जो है 1 डिग्री तय करने में 4 मिनट समय लगता है। इससे आप बहुत सारे चीज़ कैलकुलेट करेंगे, आगे हम आपको बताएंगे। देशांतर के आधार पर किसी स्थान का समय ज्ञात किया जाता है, ठीक है। और जो देशांतर है इसके ही आधार पर कौन से जगह पे अभी, ठीक है, कितना समय हो रहा है, और दोनों दो देशों के बीच में समय का जो डिफरेंस है कितना है, ये सारी चीज़ इसी की वजह से निकाला जाता है, ठीक है। और दो देशांतर रेखाओं के बीच का जो दूरी है उसे गोड़े नाम से जाना जाता है, ठीक है, गोड़े नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट दिया गया कि शून्य, जो शून्य अंश है अक्षांश से शून्य अंश देशांतर, शून्य अंश अक्षांश और शून्य अंश देशांतर, ये अटलांटिक महासागर में काटती है। तो ये दोनों कहाँ पे काटती है, तो अटलांटिक महासागर में काटती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ तक चीज़ समझ में आ गया होगा। आगे दिया गया संक्रांति, जिसको हम लोग सोलिस्टिक के नाम से जानते हैं, ठीक है। संक्रांति जिसको सोलिस्टिक के नाम से जानते हैं। तो सूर्य के उत्तरायण, ठीक है, सूर्य के उत्तरायण एवं दक्षिणायन की सीमा को संक्रांति कहते हैं। तो जो सूर्य है उसका उत्तरायण और
दक्षिणायन जो सीमा है उसको ही संक्रांति कहते हैं। तो चलिए कर्क संक्रांति के बारे में हम लोग बात करते हैं, जिसको कैंसर सोलिस्टिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कैंसर सोलिस्टिक। तो 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है। तो जो 21 जून होता है डेट, उस दिन जो सूर्य होता है वो कर्क रेखा पर क्या होता है? लंबवत होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर होता है, और इसे कर्क संक्रांति कहते हैं। उसको ही क्या बोला जाता है? कर्क संक्रांति कहा जाता है। और इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। और जो उत्तरी गोलार्ध की अगर हम बात करें, ठीक है, तो उस पर क्या होता है कि सबसे बड़ा दिन होता है किस दिन? तो 21 जून को। और मकर संक्रांति की बात करें, ठीक है, मकर संक्रांति हमारे यहाँ मनाया जाता है, आपको पता होगा। तो मकर संक्रांति की यहाँ पे बात किया जा रहा है कि मकर संक्रांति जो होता है, जिसको कैप्रिकॉर्न सोलिस्टिक बोला जाता है, तो उस 22 दिसंबर जो होता है, ठीक है, 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है और इसे मकर संक्रांति कहते हैं। इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। और जो दक्षिणी गोलार्ध होता है उस दिन क्या होता है कि ये उस दिन सबसे बड़ा दिन होता है। जो दक्षिणी गोलार्ध होता है उसमें सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को। और 21 जो जून होता है उस दिन बड़ा दिन कहाँ पे होता है? उत्तरी गोलार्ध में। ये दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अभी दिया गया इक्विनॉक्स, जिसको विषु विषु बोला जाता है, विषुआ, उसको इक्विनॉक्स बोला जाता है। तो ये पृथ्वी का एक स्थिति है, ठीक है, ये क्या है? पृथ्वी का एक स्थिति है जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है और सर्वत्र दिन एवं रात बराबर होते हैं। जब पृथ्वी का एक ऐसा स्थिति जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा और लंबवत पर क्या होता है? लंबवत पड़ते हैं, और उस दिन सब जगह क्या होता है कि दिन और रात बराबर होता है, उसको ही इक्विनॉक्स बोला जाता है। तो 23 सितंबर और 21 मार्च, जो 23 सितंबर है और 21 मार्च, ये दो दिन ऐसा है जिस दिन संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होता है। तो 23 सितंबर और 21 मार्च दो ऐसे टाइम हैं जिस दिन क्या होता है कि पूरे पृथ्वी पर जो दिन और रात दोनों बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। इसे क्रमशः शरद विषुव, ठीक है, यानी कि ऑटोमोनल इक्विनॉक्स, और एक होता है वर्नल इक्विनॉक्स, ठीक है। तो एक कोई ऑटोमोनल बना जाता है जो ऑटोमन सीजन में होता है, और वर्नल बोला जाता है जो बसंत ऋतु के टाइम होता है, ठीक है। तो उसको वर्नल इक्विनॉक्स बोला जाता है। तो समझ में आ गया, ये दो इक्विनॉक्स कब को होते हैं? एक 23 सितंबर को और एक 21 मार्च को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया पॉइंट, तो पॉइंट को समझ लेते हैं। उसके बाद हम लोग आगे सूर्य ग्रहण जो है, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। तो अभी जो यहाँ पे लास्ट पॉइंट बचा हुआ है इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें दिया गया है कि 21 मार्च से 23 सितंबर की अवधि में उत्तरी गोलार्ध सूर्य का प्रकाश 12 घंटे या अधिक समय तक प्राप्त करता है। तो जो 21 मार्च से 23 सितंबर के बीच का जो टाइम होता है उसमें क्या होता है कि जो उत्तरी गोलार्ध होता है उसमें सूर्य का जो प्रकाश है वो 12 घंटे या उससे अधिक समय तक प्राप्त करता है। कौन सा? तो उत्तरी गोलार्ध। अतः यहाँ दिन बड़े एवं रात छोटी होती है। तो इस वजह से क्या होता है कि दिन बड़ा होने लगता है और रात छोटी होने लगती है। और जैसे जैसे उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़ते जाते हैं दिन की अवधि भी बढ़ती जाती है। तो जैसे जैसे उत्तरी ध्रुव की तरफ बढ़ते जाते हैं क्या होता है? दिन की जो ड्यूरेशन है वो बढ़ती जाती है। उत्तरी ध्रुव पर तो दिन की अवधि 6 महीने की होती है, और जो उत्तरी ध्रुव होती है, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध और उत्तरी ध्रुव दोनों में अंतर है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। तो उत्तरी ध्रुव पर जो होता है दिन की अवधि 6 महीने की होती है, और 23 सितंबर से 21 मार्च तक सूर्य की प्रकाश दक्षिणी गोलार्ध में 12 घंटे या अधिक समय तक प्राप्त होता है। जैसे जैसे दक्षिण ध्रुव की ओर बढ़ते हैं दिन की अवधि भी बढ़ती है। तो दक्षिण ध्रुव पर भी इसी कारण 6 महीने का दिन होता है। तो आपने सुना होगा कि कहाँ पे 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात होता है। तो ये यही सवाल का जवाब है, और क्यों होता है ये भी आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात कहाँ पे होता है? तो ध्रुव पे होता है, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पे होता है। इस प्रकार उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव दोनों पर ही 6 महीने तक दिन और 6 महीने तक रात्रि रहता है, ठीक है। क्या होता है कि 6 महीने तक दिन और 6 महीने तक रात्रि होता है। वजह भी आपको यहाँ पे हमने क्लियर बता दिया है। तो उम्मीद करते हैं चीज़ें समझ में आ गया होगा। एक नोट है, इसको समझ लेते हैं। नोट में दिया गया कि पृथ्वी को अपनी अक्ष पर झुकी होने के कारण दिन व रात छोटा बड़ा होता है। अब सीधा सा सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि दिन आखिर छोटा क्यों होता है, तो कभी रात क्यों छोटा हो जाता है? तो इसका सीधा सा सिंपल है कि जो पृथ्वी है अपने अक्ष पर झुकी हुई है, ठीक है। और ये चीज़ आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, जिस वजह से क्या होता है कि दिन और रात छोटा बड़ा होते रहता है। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगला जो हम लोग सेशन करेंगे उसमें सूर्य ग्रहण से शुरू करने वाले हैं, यानी कि सोलर इक्लिप्स के बारे में पढ़ेंगे। सोलर इक्लिप्स इसको बोलते हैं, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।